डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अवधि बढ़ाने से किया इंकार। सिंघवी ने गलत आधार कार्ड पेश करने पर जजों ने दिखाई सख्ती, कहा गलत दस्तावेज देना छोटी गलती नहीं। खेड़ा को असम की सक्षम अदालत जाने की दी सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में गैर कानूनी रेत माइनिंग पर जारी किए दिशा निर्देश, कहा रास्तों पर वाईफाई वाले सीसीटीवी कैमरे लगाएं, अवैध रेत खनन रोकने के लिए तुरंत टीम भेजें, प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी दिया आदेश। पश्चिम बंगाल अधिकारी तबादला को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, कहा चुनाव से पहले तबादले असामान्य प्रक्रिया नहीं, परामर्श के कानूनी सवाल को भविष्य के लिए खुला रखा। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव परिणामों में हस्तक्षेप तभी होगा जब जीत का अंतर कम हो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दी गई ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर लगाए गए स्थगन को हटाने की मांग की थी। यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज उस एफआईआर से जुड़ा है जो असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुई थी। शिकायत में खेड़ा पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आरोप लगाया है कि रिंकी भुइया शर्मा के पास कोई देशों के पासपोर्ट है। न्यायालय ने खेड़ा की उस मांग को भी अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने ट्रांजिट जमानत को अगले मंगलवार तक बढ़ाने का अनुरोध किया था ताकि वे सोमवार को असम की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सके। न्यायमूर्ति माहेश्वरी और अतुल चंदुरकर की पीठ ने कहा अगर संबंधित अदालत बंद है तो उसे मामले की सुनवाई के लिए अनुरोध किया जा सकता है और यह प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि न तो उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियां और न ही सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की टिप्पणियां असम की संबंधित अदालत को खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय प्रभावित करेंगी। मामले की पृष्ठभूमि में 10 अप्रैल को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खेड़ा को एक सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी। इसके खिलाफ असम सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया और 15 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद खेड़ा ने इस रोक को हटाने के लिए आवेदन दायर किया था। सुनवाई के दौरान खेड़ा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने तर्क दिया कि उन्हें मंगलवार तक का समय दिया जाए ताकि वे असम की अदालत में याचिका दाखिल कर सके। इस पर न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल के उस तर्क का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि खेड़ा ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते समय अपने आधार कार्ड के आगे के हिस्से और अपनी पत्नी के आधार कार्ड के पीछे के हिस्से का उपयोग कर गलत तरीके से निवास प्रमाण प्रस्तुत किया। इस पर सिंघवी ने कहा कि याचिका जल्दबाजी में दाखिल की गई थी और दस्तावेजों में गलती हो गई थी जिसे बाद में सुधार लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त दस्तावेज पेश किए गए थे जिनसे यह साबित होता है कि खेड़ा की पत्नी का तेलंगाना में निवास है। हालांकि पीठ इस दलील से संतुष्ट नहीं हुई और समय बढ़ाने से इनकार कर दिया। जब सिंघवी ने कहा कि क्या खेड़ा इतने बड़े अपराधी हैं कि उन्हें यह राहत भी नहीं दी जाए तो न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। न्यायमूर्ति माहेश्वरी ने कहा कि गलत दस्तावेज पेश करना कोई छोटी गलती नहीं है। अंततः न्यायालय ने खेड़ा को सलाह दी कि वे शीघ्र ही असम की सक्षम अदालत का रुख करें। यह मामला अब आगे संबंधित न्यायालय में विचाराधीन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत खनन को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने आदेश स्वतः संज्ञान मामले में दिया जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जारी अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित है। न्यायालय ने राज्यों की कार्यप्रणाली पर गंभीर नाराजगी जताते हुए कहा कि प्रशासनिक तंत्र अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन करने में विफल रहा है जबकि कानून इस समस्या से निपटने के लिए पर्याप्त है। अदालत ने राज्यों को
को निर्देश दिया कि वे खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जिसमें उनकी संपत्तियों की जब्ती और आवश्यक होने पर प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों का उपयोग शामिल हो। साथ ही राज्यों को एक विस्तृत कार्य योजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यदि राज्यों द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए गए तो न्यायालय ने चेतावनी दी कि वह चंबल क्षेत्र में पूर्ण रूप से रेत खनन पर प्रतिबंध लगा सकता है और अभयारण्य की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का आदेश दे सकता है। न्यायालय ने निगरानी को मजबूत करने के लिए कई तकनीकी उपाय भी सुझाए हैं। इनमें संवेदनशील क्षेत्रों और उन मार्गों पर जहां अवैध खनन अधिक होता है, ढांचे स्थानों पर हाई रिजोल्यूशन वाईफाई नियुक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश शामिल है। इन कैमरों की लाइव फीड संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी में रहेगी। किसी भी अवैध गतिविधि के पाए जाने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त पायलट परियोजना के रूप में मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के ग्वालियर जिलों में खनन से जुड़े सभी वाहनों और मशीनों जैसे ट्रैक्टर, खुदाई मशीन, ट्रेजर आदि में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है ताकि उनकी गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखी जा सके। इस परियोजना की सफलता के आधार पर इसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। यदि कोई वाहन बिना जीपीएस के पाया जाता है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और केवल सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से ही छोड़ा जा सकेगा। राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे ऐसे नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की संभावना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें जहां सीसीटीवी और जीपीएस के प्राप्त सभी डेटा को एक जगह पर मॉनिटर और विश्लेषित किया जा सके। साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक स्पष्ट ढांचा तैयार किया जाए ताकि अवैध खनन के खिलाफ समय पर कार्रवाई हो सके। न्यायालय ने यह भी कहा कि अवैध खनन में शामिल किसी भी वाहन या व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, जिसमें वाहन की जब्ती और संबंधित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना शामिल है। इसके अलावा पॉल्यूटर पेज सिद्धांत के तहत पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए दोषियों से जुर्माना वसूला जाए ताकि पारिस्थितिक तंत्र की बहाली हो सके। अंततः अदालत ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त गश्ती टीमें बनाई जाएं जो 24 घंटे निगरानी करें। इन टीमों को आधुनिक उपकरण, सुरक्षा साधन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे अवैध खनन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से रोक सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि अवमानना की कार्रवाई भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। अदालत ने कहा कि जब तक बाहर किए गए मतदाताओं की संख्या अत्यधिक ना हो और वह चुनाव में जीत के अंतर को प्रभावित ना करे, तब तक चुनाव परिणामों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जयमाल्या बागची भी शामिल थे, इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान तार्किक विसंगति सूची तैयार करके एक प्रचार की इस प्रकार की असंगति पैदा कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में मतदाता को संवैधानिक संस्थाओं के बीच फंस गए हैं। अदालत के समक्ष ईसीआई ने दलील दी कि उनके द्वारा जारी नोटिसों पर न्यायिक अधिकारियों ने 47% मामलों में खारिज करने का निर्णय दिया। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह उद्देश्य साधनों को उचित ठहराता है कि मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि साधन ही उद्देश्य को सही ठहराने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राज्य और निर्वाचन आयोग के बीच विवाद नहीं है, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों का मामला है, जहां अदालत का हस्तक्षेप चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए होता है, न कि उसे बाधित करने के लिए। हालांकि जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर 10% मतदाता मतदान नहीं कर पाते और जीत का अंतर उससे अधिक है तो परिणामों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि जीत का अंतर 5% से कम हो तो अदालत को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पहले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के अधिकार को प्राथमिकता दी जाती थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपीलीय न्यायाधिकरण के कामकाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखने के लिए कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों की निष्पक्षता पर संदेह नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि न्यायालय ने यह भी माना कि ये याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया यह कानूनी प्रश्न महत्वपूर्ण है
कि क्या ऐसे तबादलों से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार से परामर्श किया था या नहीं। इसलिए अदालत ने इस कानूनी मुद्दे को खुला रखते हुए भविष्य में किसी उपयुक्त मामले में इस पर निर्णय लेने की बात कही। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि चुनाव से पहले अधिकारियों के तबादले कोई नई या असामान्य बात नहीं है और यह प्रक्रिया पहले भी विभिन्न राज्यों में अपनाई जाती रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कानूनी सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं किया जाएगा। यह याचिका कोलकाता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें हाईकोर्ट ने भी इन तबादलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया था उनकी जगह पहले ही नए अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। साथ ही उसने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शुरू की गई महाभियोग कार्रवाई के पहलू पर विचार करने से भी इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि तबादलों और उस कार्रवाई के बीच कोई स्पष्ट संबंध स्थापित नहीं किया जा सका है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अर्का कुमार नाग ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक ढांचे को प्रभावित करते हुए लगभग सभी प्रमुख अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया था। इनमें मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव, कई जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इसके अलावा कई आईपीएस अधिकारियों को अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल और नागालैंड में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया। याचिकाकर्ता ने इस कार्रवाई को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत शक्तियों का दुरुपयोग बताते हुए कहा कि यह एक निष्पक्ष प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि दंडात्मक और पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है जो संघीय ढांचे के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है और जनहित के खिलाफ है। अदालत ने यह भी कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग को कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं होता, लेकिन पूरी तरह से परामर्श का अभाव भी उचित नहीं माना जा सकता। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हालांकि इस मामले में वह हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन परामर्श से जुड़े कानूनी प्रश्न को भविष्य के लिए खुला रखा जाता है ताकि किसी उपायुक्त मामले में इस पर विस्तृत विचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 काउंसलिंग के लिए राउंड 5 या विशेष स्टे वैकेंसी राउंड आयोजित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के उस फैसले को चुनौती देती थी जिसमें स्पष्ट किया गया था कि ऐसा कोई अतिरिक्त राउंड आयोजित नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति जस्टिस पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जस्टिस आलोक राधे की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया। यह याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रवि भारुका के माध्यम से दायर की गई थी। इसमें मांग की गई थी कि नीट पीजी 2025 के तहत ऑल इंडिया कोटा में एमडी, एमएस, डीएनबी सीटों को भरने के लिए एक अतिरिक्त राउंड आयोजित किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया था कि 28 फरवरी 2026 के बाद कई सीटें खाली रह गई क्योंकि कुछ उम्मीदवारों ने ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्ट नहीं किया या आवंटित सीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने 1 अप्रैल 2026 को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को भी चुनौती दी थी। इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि कोई विशेष स्टे वैकेंसी राउंड आयोजित नहीं किया जाएगा और 28 फरवरी 2026 के बाद किया गया कोई भी प्रवेश अवैध माना जाएगा। अधिसूचना में सभी संबंधित पक्षों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया कि वे निर्धारित समय सीमा और दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन करें। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के तहत काम करती है के द्वारा निर्धारित शेड्यूल का उल्लंघन करते हुए कोई प्रवेश किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि वे अपने नियमों और काउंसलिंग प्रक्रियाओं को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमन के अनुरूप बनाएं और निर्धारित समय सीमा के बाद कोई स्वतंत्र काउंसलिंग आयोजित न करें। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने नियामक संस्था के इस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि नीट पीजी 2025 के लिए कोई विशेष स्टे वैकेंसी राउंड नहीं होगा और 28 फरवरी 2026 के बाद किसी भी प्रवेश को मान्यता नहीं दी जाएगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर एक नए हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दे दी है, जिसमें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से खुद को अलग करने की मांग को और मजबूती दी है। केजरीवाल ने स्वयं अदालत में उपस्थित होकर इस हलफनामे पर विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि रजिस्ट्री ने कहा था कि इसे रिकॉर्ड पर लेने के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है। अदालत ने इस नए हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए स्पष्ट किया कि इसमें मामले में दोबारा सुनवाई शुरू नहीं होगी। जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका और इसे फिर से नहीं खोला जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि हलफनामा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दाखिल किया जाए और केंद्रीय जांच ब्यूरो की लिखित दलीलों की प्रति दूसरी पक्ष को भी दी जाए। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होकर कहा कि उन्होंने अतिरिक्त हलफनामा पहले ही रजिस्ट्री में दाखिल कर दिया है, लेकिन उसे रिकॉर्ड पर लेने के लिए अदालत की अनुमति चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो इस मामले में सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी मांग की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्हें इस बार कोई आपत्ति नहीं है और वे अपनी लिखित दलीलें दाखिल करेंगे। और इस मामले की पृष्ठभूमि में 27 फरवरी को एक ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल सहित 22 अन्य आरोपियों को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बरी कर दिया था। इस फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर जस्टिस शर्मा सुनवाई कर रही है। 9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने इस मामले में नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट द्वारा सीबीआई अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने प्रारंभिक रूप से यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के कुछ निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण प्रतीत होते हैं। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े पीएमएलए मामलों की कार्यवाही को भी स्थगित करने का निर्देश दिया। हाल ही में केजरीवाल ने एक और हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा के बच्चे केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं और उन्हें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामलों में नियुक्त किया जाता है, जिस केस में सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके अनुसार यह स्थिति हितों के टकराव की गंभीर आशंका पैदा करती है। इसी हलफनामे को आज अदालत ने रिकॉर्ड पर स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2026 को कानूनी सहायता अपीलों में हो रही देरी पर सख्ती दिखाते हुए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी जारी किया। इस एसओपी का उद्देश्य अपील दाखिल करने की प्रक्रिया को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने का निर्देश दिया, जिससे सभी संबंधित संस्थाओं के बीच रियल टाइम समन्वय संभव हो सके। यह मामला 2017 से लंबित था, जब अदालत ने पहली बार कानूनी सहायता अपीलों में देरी को लेकर चिंता जताई थी। आंकड़ों से पता चला कि सैकड़ों अपीलें लंबित थी और देरी को ट्रैक करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं थी। पीठ ने मामलों को उनकी गंभीरता के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा। श्रेणी ए में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक सजा वाले मामले रखे गए, जिनमें 15 दिन के भीतर अनुवाद अनिवार्य होगा। श्रेणी बी में मध्यम सजा और मानव अधिकार से जुड़े मामलों के लिए 20 दिन और श्रेणी सी में अन्य मामलों के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की गई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता के गंभीर हनन वाले मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया के लिए एक तय समय सीमा निर्धारित की गई है। फैसले की सूचना 7 दिन में, दोषी की सहमति 7 दिन में, दस्तावेज संग्रह 10 दिन में, अनुवाद 15 से 30 दिन में और रिकॉर्ड मिलने के 15 दिन के भीतर अपील दाखिल करना अनिवार्य होगा। अनुवाद की खराब गुणवत्ता को देखते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वे समर्पित अनुवाद कैडर बनाएं, जिसकी संख्या स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या के कम से कम 1/3 के बराबर हो। साथ ही अनुवादकों के लिए सख्त योग्यता मानदंड और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के प्राथमिकता से अनुवाद की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं डिजिटल सुधार के तहत 2 महीने में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिसमें रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटिक अलर्ट, सुरक्षित दस्तावेज आदान प्रदान और ऑडिट ट्रेल जैसी सुविधाएं होंगी। तो फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।